कांग्रेस के नेता राहुल गांधी बात बात पर मोदी सरकार पर निशाना साधते रहते हैं, लेकिन अब जो बात बाहर आई है उससे साफ हो गया है कि पीएम मोदी से मुकाबला करना विपक्ष के बस की बात नहीं। राहुल गांधी मोदी सरकार की लाख बुराई करें, लेकिन पीएम मोदी के नेतृत्व में दुनिया में भारत के उभरते कद की हर कोई तारीफ करते नहीं थक रहा। अब बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने भारत की जमकर तारीफ की है। उन्होंने भारत को वैश्विक शक्ति के उभरते हुए केंद्र के रूप में सराहा है। अपने हालिया भाषण में उन्होंने कहा कि दुनिया में 3 प्रमुख शक्ति केंद्र हैं, चीन, रूस और अमेरिका, जबकि यूरोपीय संघ चौथा केंद्र हो सकता है, लेकिन आंतरिक कलह के कारण ये कमजोर पड़ सकता है। इसके विपरीत भारत नया आकर्षण केंद्र बन रहा है। वहीं पिछले 30 दिनों में भारत में एक्स पर सबसे ज्यादा लाइक किए गए 10 ट्वीट्स में से 8 पीएम मोदी के ही अकाउंट से हैं। इनमें वो तस्वीर भी शामिल है जिसमें पीएम और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिल्ली एयरपोर्ट से एक ही कार में जाते दिखाई दे रहे हैं। मतलब राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि पीएम मोदी वोट चोरी से प्रधानमंत्री बने हुए हैं, उनके दावों की हवा निकल गई है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई को कांग्रेस के लोग बदले की भावना से की जा रही कार्रवाई बता रहे हैं, लेकिन अब ईडी ने एक बार फिर फैसला लेते हुए राहुल गांधी और सोनिया गांधी की चिंता बढ़ा दी है। इस खबर में आगे हम आपको बताएंगे कि कैसे नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने किया बड़ा पलटवार। उससे पहले आप दर्शकों से एक सवाल है कि अगर आप दर्शक मानते हैं कि ईडी सबूत के आधार पर काम करती है, बदले की भावना से नहीं, तो आप दर्शकों को पीएम मोदी और जांच एजेंसी पर भरोसा है तो कमेंट में यस और पीएम मोदी जरूर लिखिए, ताकि विपक्ष को साफ संदेश दिया जा सके कि देश के लोगों को पीएम मोदी और जांच एजेंसियों पर पूरा भरोसा है। इस खबर में आके बताएंगे आपको सब कुछ डिटेल में, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। दर्शकों, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस के लोग मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। दिल्ली की अदालत से राहुल और सोनिया को राहत मिलने के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफा देने की मांग तक कर डाली थी। वहीं कांग्रेस के महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि एमपी एमएलए मामलों की विशेष अदालत द्वारा सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी का मामला खारिज किया जाना इस बात का प्रमाण है कि ये पूरा मामला राजनीतिक प्रतिशोध से प्रेरित था। वहीं अब ईडी ने नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ा कदम उठाया। ईडी ने दिल्ली के ट्रायल कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी जिसमें कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ दाखिल शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया गया था। 16 दिसंबर 2025 को राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट को लेकर कहा था कि ये निजी शिकायत पर आधारित था, न कि किसी प्रिडिकेट ऑफिस की एफआईआर पर। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पीएमएलए के तहत जांच के लिए एफआईआर अनिवार्य है। वहीं अब ईडी ने ट्रायल कोर्ट के निष्कर्षों पर सवाल उठाते हुए अपील में कहा कि फैसला गलत है और शिकायत पर आगे बढ़ने की जरूरत है। एजेंसी दिल्ली पुलिस की हालिया एफआईआर को आधार बनाकर नई चार्जशीट दाखिल करने की भी तैयारी में है। ऐसे में ईडी ने एक बार फिर सोनिया गांधी और राहुल गांधी की चिंता बढ़ा दी है। वहीं संसद का 18वां शीतकालीन सत्र शुक्रवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। इस बार संसद ने कामकाज के मामले में रिकॉर्ड बनाया है। लोकसभा की प्रोडक्टिविटी 111% और राज्यसभा की 121% रही। इस सत्र की सबसे बड़ी चर्चा विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण विधेयक 2025 यानी वीबीजी रामजी बिल को लेकर रही, जिसके जरिए मनरेगा का स्वरूप और नाम बदलने का रास्ता साफ हो गया है। मनरेगा योजना की जगह केंद्र की ओर से लाया गया वीबीजी रामजी विधेयक संसद से पारित हो गया है। गुरुवार दिन में लोकसभा और फिर देर रात राज्यसभा से ये बिल पास हो गया। संसद से जीराम जी बिल पारित होने के बाद हंगामा बढ़ने लगा। विपक्षी सांसद खास तौर से राहुल गांधी ने विरोध में आवाज बुलंद की। वहीं विपक्ष के इस विरोध पर केंद्रीय मंत्री और एलजीपीआर के सांसद चिराग पासवान ने सवाल खड़े किए। उन्होंने विपक्ष से पूछा कि आखिर विपक्ष को किस नाम से विरोध है? राम के नाम से, जो बापू महात्मा गांधी का सबसे प्रिय शब्द था। उनके आखिरी शब्द भी हे राम ही थे। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से जुड़े दस्तावेजों का मामला गरमाया है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सोनिया गांधी से पीएमएलए के लिए किए गए कागजात वापस करने की मांग की है। 2008 में 51 बक्सों में करीब 21,000 दस्तावेज सोनिया गांधी को सौंपे गए थे। पीएमएलए कई बार इन कागजातों की वापसी के लिए पत्र भेज चुका है, लेकिन सोनिया गांधी से वापस नहीं कर रही। चुनाव में मिल रही हार के बाद कांग्रेस के नेता राहुल गांधी लगातार वोट चोरी का राग अलापते हैं, लेकिन वो अब तक अपने आरोपों को साबित नहीं कर पाए हैं। चुनाव आयोग ने हलफनामा मांगा तो राहुल गांधी ने हलफनामा भी नहीं दिया। वही सबूत होने के बाद भी वो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं, क्यों वो सुप्रीम कोर्ट से भाग रहे हैं, इसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं।
वहीं वोट चोरी की तरह राहुल गांधी एसआईआर को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं और एसआईआर पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन एसआईआर पर रोक लगवाने के लिए कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, लेकिन एसआईआर पर रोक न लगाकर सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष के मंसूबों पर पानी फेर दिया। लेकिन फिर भी राहुल गांधी एसआईआर पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन एसआईआर की वजह से घुसपैठिए पकड़े जा रहे हैं और कुछ तो खुद ही देश छोड़कर भाग रहे हैं। दरअसल चुनाव आयोग ने उन खबरों का खंडन किया है जिसमें कहा गया था कि एसआईआर प्रक्रिया का इस्तेमाल मतदाताओं को मतदाता सूची से हटाने और वोट चोरी करने के लिए किया जा रहा है। चुनाव आयोग ने कहा है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य मृत व्यक्तियों के नाम हटाना, डुप्लीकेट प्रविष्टियों को समाप्त करना, स्थानांतरित मतदाताओं के विवरण को अपडेट करना और नए मतदाताओं को शामिल करना। आयोग ने कहा कि इसलिए एसआईआर वोटों की संख्या कम करने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि मृत डुप्लीकेट नामों को हटाने और सही और योग्य मतदाताओं को शामिल करने की एक कानूनी प्रक्रिया है। वहीं बिहार में हार के बाद विपक्ष के समर्थक सोशल मीडिया पर भ्रामक खबर पोस्ट कर ईवीएम और चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर विपक्ष द्वारा उठाए गए सवालों और सोशल मीडिया पर फैल रहे झूठे दावों के बीच चुनाव आयोग ने मतगणना में किसी भी प्रकार की अनियमितता को सिरे से खारिज करते हुए आरोपों को बेबुनियाद और भ्रामक बताया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि ऑनलाइन लगातार फैल रही गलत सूचनाओं के जवाब में उसे कई बार स्पष्टीकरण जारी करने पड़े। बिहार चुनाव संपन्न होने के 1 महीने से अधिक समय बाद ये स्पष्टीकरण आए हैं, जिसमें एनडीए ने ऐतिहासिक जनादेश के साथ जीत हासिल की है। चुनाव आयोग ने कहा है कि मतगणना प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने वाले बार बार के दावे मतदाताओं को गुमराह कर रहे हैं और एक स्थापित संवैधानिक प्रणाली में विश्वास को कमजोर कर रहे हैं। मतगणना के दौरान अनियमितताओं के आरोपों को खारिज करते हुए चुनाव आयोग ने कहा है कि मतगणना में त्रुटियों के आरोप असंभव और झूठे हैं। चुनाव आयोग ने कहा है कि मतगणना शुरू होने से पहले सभी मशीनों की जांच उम्मीदवारों और उनके मतगणना एजेंट की उपस्थिति में की जाती है। सभी मतगणना एजेंट प्रत्येक काउंटर पर मौजूद रहते हैं और इसके बाद मतगणना एजेंटों के सामने चरणवार परिणाम प्रदर्शित किए जाते हैं। चुनाव आयोग ने आगे कहा कि ईवीएम की सील लगाने से लेकर उन्हें सुरक्षित कक्षों में रखे जाने तक उम्मीदवार और उनके प्रतिनिधि हर चरण में मौजूद थे। इसके अलावा मतदान की गई ईवीएम की लगातार निगरानी जिला पुलिस, सीआरपीएफ सुरक्षा और 24/7 सीसीटीवी द्वारा की जाती है। यहां तक कि राजनीतिक दलों को भी इसकी निगरानी करने की अनुमति दी गई थी। वहीं चुनाव आयोग ने इस दावे को भी खारिज कर दिया है कि मतदान शुरू होने से पहले ही प्रत्येक ईवीएम में 25,000 वोट दर्ज थे। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि ईवीएम की नियंत्रण इकाई अधिकतम 2,000 वोट दर्ज कर सकती है और वीवीपीएटी अधिकतम 1,500 पर्चियां ही छाप सकता है। इससे अधिक वोट या पहले से भरे हुए वोट तकनीकी या प्रशासनिक रूप से असंभव है। वहीं चुनाव आयोग ने बिहार चुनाव में 2 प्रकार की ईवीएम मशीनों के इस्तेमाल के आरोपों को भी खारिज कर दिया है, जिसमें से एक में कथित तौर पर पहले से ही वोट भरे हुए थे। इन आरोपों को मनगढ़ंत और निराधार बताते हुए चुनाव आयोग ने कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग केवल एक ही मानक ईवीएम का उपयोग करता है, जिसका मॉडल, प्रमाण और प्रशिक्षण सभी एक समान है। आयोग ने कहा कि 2 प्रकार की ईवीएम मशीनों का कोई अस्तित्व नहीं है। इसके अलावा विपक्ष के पोस्टल बैलेट वाले आरोपों पर भी चुनाव आयोग ने जवाब दिया है। कुल मिलाकर देखें तो विपक्ष के समर्थक का ये आरोप भी फुस हो गया कि मतदान शुरू होने से पहले ही प्रत्येक ईवीएम में 25,000 वोट दर्ज थे, क्योंकि चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि ईवीएम की नियंत्रण इकाई अधिकतम 2,000 वोट ही दर्ज कर सकती है और वीवीपीएटी अधिकतम 1,500 पर्चियां ही छाप सकता है। दर्शकों, कांग्रेस की आदत है कि वह मोदी सरकार के हर फैसले का विरोध करते हैं। अब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने विकसित भारत जी राम जी बिल को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा है कि विकसित भारत जी राम जी बिल गांव विरोधी है। मोदी सरकार ने एक दिन में मनरेगा को खत्म कर दिया। राहुल गांधी ने कहा कि विकसित भारत जी राम जी बिल मनरेगा का रिवैम्प नहीं है। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि कल रात मोदी सरकार ने एक ही दिन में मनरेगा के 20 साल के काम को खत्म कर दिया। वी जी राम जी मनरेगा का सुधार नहीं है। यह अधिकार आधारित, मांग आधारित गारंटी को खत्म कर देगा और इसे एक राशन वाली योजना में बदल देना है, जिसे दिल्ली से कंट्रोल किया जाता है। यह डिजाइन से ही राज्य विरोधी और गांव विरोधी है। मनरेगा ने ग्रामीण मजदूरों को मोल भाव करने की ताकत दी। असली ऑप्शन मिलने से शोषण और मजदूरी में पलायन कम हुआ, मजदूरी बढ़ी, काम करने की स्थिति में सुधार हुआ और साथ ही ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण और पुनरुद्धार भी हुआ।
और वही ताकत है जिसे सरकार तोड़ना चाहती है। राहुल गांधी ने आगे लिखा कि काम को सीमित करके और इसे मना करने के और तरीके बनाकर वे भी जी राम जी उस एकमात्र साधन को कमजोर करना है जो ग्रामीण गरीबों के पास था। राहुल गांधी ने आगे लिखा कि हमने देखा कि कोविड के दौरान मनरेगा का क्या मतलब था। जब अर्थव्यवस्था बंद हो गई और लोगों की आजीविका खत्म हो गई तो इसने करोड़ों लोगों को भूख और कर्ज में डूबने से बचाया। वहीं राहुल गांधी ने यह भी कहा कि हम इस कदम को हराने के लिए श्रमिकों, पंचायतों और राज्यों के साथ खड़े होंगे और ये सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी मोर्चा बनाएंगे कि इस कानून को वापस लिया जाए। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पीएम मोदी के लक्ष्य स्पष्ट हैं, श्रम को कमजोर करना, ग्रामीण भारत विशेष रूप से दलितों, ओबीसी और आदिवासियों की ताकत को कम करना, सत्ता का केंद्रीकरण करना और फिर नारों को सुधार के रूप में बेचना। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर पोस्ट कर राहुल गांधी को जवाब देते हुए लिखा है कि गलत जानकारी फैलाने के बजाय राहुल गांधी को विकसित भारत जी राम जी के बारे में खुद को शिक्षित करना चाहिए। मनरेगा को ग्रामीण भारत को रोजगार सुरक्षा देने के मकसद से शुरू किया गया था। हालांकि इसका मकसद नेक था, लेकिन पिछले कुछ सालों में ये योजना भ्रष्टाचार, पेमेंट में देरी, खराब एसेट क्वालिटी और सीमित लंबे समय के आर्थिक असर जैसे पुराने समस्याओं से जूझ रही है। वीवी जी राम जी सोशल सेफ्टी नेट हटाने के बारे में नहीं है, बल्कि उन्हें मॉडर्नाइज करने के बारे में है। रोजगार, स्किल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और जवाबदेही को मिलाकर ये मनरेगा से आगे एक दूरदर्शी बदलाव है। दर्शकों, राहुल गांधी विकसित भारत जी राम जी का विरोध कर रहे हैं और इसे गरीब विरोधी बता रहे हैं, लेकिन नए कानून के तहत अब ग्रामीण परिवारों को साल में 100 के बजाय 125 दिनों के गारंटीकृत रोजगार का अधिकार मिलेगा। एक बड़ा बदलाव एग्री पॉज के रूप में आया है। इसमें बुआई और कटाई के पीक सीजन के दौरान साल में कुल 60 दिनों तक सरकारी काम बंद रहेगा। इसका उद्देश्य कृषि कार्यों के लिए मजदूरों की कमी को रोकना है, ताकि खेती और सरकारी रोजगार के बीच टकराव न हो। वहीं मजदूरों को उनकी मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक आधार पर या अधिकतम 15 दिनों के भीतर करना अनिवार्य होगा। ऐसे में राहुल गांधी के आरोपों से उलट ये कानून गरीबों के लिए फायदेमंद ही लग रहा है। दर्शकों, हाल के दिनों में कांग्रेस के कई नेताओं ने पार्टी के खिलाफ आवाजें उठाई हैं। ओडिशा कांग्रेस के नेता मोहम्मद मोकीम ने तो पत्र लिखकर सोनिया गांधी से पार्टी के भीतर कुछ बदलाव की मांग की थी, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। वहीं अब महाराष्ट्र में मुंबई बीएमसी समेत 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव से पहले कांग्रेस को करारा झटका लगा है। पार्टी के दिग्गज नेता रहे राजीव सातव की पत्नी और पूर्व विधायक प्रज्ञा सातव ने कांग्रेस को गुड बाय बोल दिया। मुंबई बीजेपी कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रज्ञा सातव ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर राज्य के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले और महाराष्ट्र बीजेपी के प्रमुख रविंद्र चौहान मौजूद रहे। प्रज्ञा सातव का कांग्रेस छोड़ना इसलिए बड़ा झटका है क्योंकि उनका संपर्क सीधे कांग्रेस हाईकमान से था। वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी काफी प्रमुखता से शामिल हुई थी। प्रज्ञा सातव कांग्रेस हाईकमान के बेहद करीबी रहे राजीव सातव की पत्नी है। राजीव सातव राहुल गांधी के करीबी माने जाते थे। राजीव सातव का कोरोना काल में निधन हो गया था। इसके बाद पार्टी ने प्रज्ञा को विधान परिषद का सदस्य बनाया था। पहला कार्यकाल खत्म होने पर उन्हें फिर से विधान परिषद भेजा गया था। प्रज्ञा सातव पेशे से डॉक्टर हैं। उन्होंने एमबीबीएस की डिग्री ली है। प्रज्ञा सातव के बीजेपी में जाने से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। प्रज्ञा सातव के साथ कई नेता भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। वहीं बीजेपी ज्वाइन करने से पहले प्रज्ञा सातव ने विधान परिषद सदस्य का इस्तीफा दे दिया था। इसके साथ ही प्रज्ञा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया था। वहीं बीजेपी ज्वाइन करने के बाद प्रज्ञा सातव ने कहा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश का विकास हो रहा है और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उनकी टीम भी महाराष्ट्र का विकास कर रही है। मैंने देश का विकास और महाराष्ट्र के विकास देखते हुए अपने कार्यकर्ताओं के साथ इस विकास में योगदान देने के लिए बीजेपी ज्वाइन किया है। इसके अलावा प्रज्ञा ने यह भी कहा कि विधानसभा का सत्र खत्म हुआ और जब मैं अपने गांव गई तो मैंने अपने कार्यकर्ताओं से बात की। मेरे सभी कार्यकर्ताओं ने कहा कि आपको बीजेपी ज्वाइन करना चाहिए। मैंने बात मान ली और उनके कहे अनुसार सब किया। ये सब 2-3 दिन के भीतर हुआ और ये सारा निर्णय बहुत जल्दी में हुआ, इसलिए मैंने कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से कोई बात नहीं की। दर्शकों, राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेता इस्तीफा देकर पीएम मोदी की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश काफी तेज गति से विकास कर रहा है। वहीं राहुल गांधी ये भी मानने के लिए तैयार नहीं है कि पीएम मोदी की लीडरशिप में देश विकास कर रहा है।
लेकिन इस्तीफा देकर कांग्रेस नेता ने यह बयान देकर राहुल गांधी को करारा जवाब दिया है। वहीं प्रज्ञा सातव ने यह भी कहा है कि मेरे सभी कार्यकर्ताओं ने कहा कि आपको बीजेपी ज्वाइन करना चाहिए। मतलब जमीनी स्तर के कांग्रेस के कार्यकर्ता असलियत समझ रहे हैं और वो अपने नेता को बीजेपी में शामिल होने के लिए कह रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। महाराष्ट्र को लेकर भी राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगा रहे थे, लेकिन उनके करीबी नेता ही इस्तीफा देकर असलियत बता रहे हैं कि पीएम मोदी और देवेंद्र फडणवीस के कामों की वजह से बीजेपी की महाराष्ट्र में जीत हुई है। वहीं हाल के दिनों में बिहार कांग्रेस के बड़े नेता शकील अहमद ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। इसके अलावा राशिद अल्वी ने भी कहा था कि पार्टी की कमान प्रियंका गांधी वाड्रा को सौंप देनी चाहिए। ऐसे में अब राहुल गांधी को सोचना होगा कि वोट चोरी का उनका मुद्दा अब चलने वाला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें